हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष का शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल एकदम मस्त स्वस्थ जिंदाबाद होंगे। तो हो जाओ तैयार, देखिए एक और शानदार स्टैटिक और पॉलिटी के सेशन के लिए। बज चुके हैं शाम के 5 और 5 बजे का मतलब है सुंदर, लाजवाब और जिंदाबाद सेशन। तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। देखे और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। तो आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, खोना नहीं है भैया। तो इसे अगर नहीं खोना है तो बढ़िया से मेहनत करना होगा। पहला क्वेश्चन आ गया, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी भाई? बहुत बेहद इजी क्वेश्चन आ गया है। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी। पीवी सिंधु किस गेम से है? तो यह है बैडमिंटन से भाई, बैडमिंटन। देखो पहला सवाल तो ये सुन लेना, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली, 2 ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है पीवी सिंधु भाई। कौन है? पीवी सिंधु है। दूसरा मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक पदक विजेता। वेट लिफ्टिंग किस गेम से है भाई? वेट, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। एमसी मैरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, और इनका गेम है बॉक्सिंग। और कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखें आप लोग, यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। जबकि प्रथम पुरुष कौन थे ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष भारत के? तो वो है केडी जाधव, कुश्ती, केडी जाधव। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, पहला खिलाड़ी कौन है, तो आपके उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 शूटिंग, किस गेम से है? शूटिंग से। और दूसरे कौन हुए हैं? तो दूसरे हैं नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, टोक्यो ओलंपिक में। तो व्यक्तिगत 2 ही जीते हैं। इसके अलावा 8 गोल्ड अपन ने जीते हैं हॉकी में। 8 गोल्ड किस गेम में जीते हैं? हॉकी में। भारत के खाते में अब तक ओलंपिक के 10 गोल्ड है भाई। और विश्व का ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसने अकेले 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक के जीते हुए हैं? तो वो है भाई अमेरिका का, जिनका नाम हुआ करता है माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स किस देश के? अमेरिका। किस गेम से है भाई? तैराकी। तो करेक्ट आंसर हो गया भाई आपका कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, बता दीजिए कि 2 दिवसीय हेमिस महोत्सव वार्षिक रूप से किसे चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव किसके लिए मनाया जाता है? बुद्ध की जन्म वर्षगांठ को लेकर के, महावीर स्वामी की जन्म वर्षगांठ को लेकर, गुरु पद्म संभव की जन्म वर्षगांठ को लेकर, या बुद्ध की पुण्यतिथि को लेकर के? तो आप सभी को पता हो, भगवान बुद्ध के एक अवतार है पद्म संभव जी। लद्दाख में बड़े धूमधाम से ये हेमिस महोत्सव जो है 2 दिवस का मनाया जाता है भाई। 2 दिवस का, जो पद्म संभव जी की जयंती में, आपको पुनः बता रहा हूं, पद्म संभव जी कौन है? भगवान बुद्ध के अवतार माने जाते हैं ये, भगवान बुद्ध के अवतार। बुद्ध का अगर आपसे पूछे कि अंतिम अवतार किस रूप में हुआ था, बताओ। भगवान बुद्ध का अंतिम अवतार जो हुआ था वो हुआ था शाक्य मुनि के रूप में भाई, शाक्य मुनि के रूप में हुआ था बुद्ध का अंतिम अवतार। और ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय के रूप में होगा। किस रूप में होगा? मैत्रेय के रूप में अगला अवतार होगा, ऐसी घोषणा हो रखी है। देखो कब होता है, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें, गुरु पद्म संभव जी की जन्म वर्षगांठ जो है उसके उपलक्ष्य में हेमिस महोत्सव जो है 2 दिवसीय मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है भाई, सुन लेना अच्छे से, लद्दाख ले। नेक्स्ट, वैसे भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और इनके कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, बलस्य मूलम विज्ञानम किस संस्था का आदर्श वाक्य है? डीआरडीओ का है,
इसरो का है, हेल का है, एआरसी का है? बताओ देखे। बलस्य मूलम विज्ञानम। देखो जैसे भारतीय थल सेना है आर्मी, या भारतीय वायुसेना है वायुसेना है, या भारतीय नौसेना है। भारतीय थल सेना का जैसे मोटो क्या है, मुख्य स्लोगन वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। वैसे ही वायुसेना का क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तः, दीप्तः। और नौसेना का है सम नो वरुण है, सम नो वरुण है, यह है नौसेना का। हमें यहां यह भी ज्ञात रखना है कि ये डीआरडीओ, जिसका पूरा नाम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि डीआरडीओ में डी का मतलब क्या होता है, आर का क्या होता है, इसरो में आर का मतलब क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कई बार। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। बस माफी चाहता हूं, इसरो की स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय। और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली भाई। और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर वी समीर कामत, वी समीर कामत जी है अध्यक्ष। सुनना अच्छे से। इसरो की स्थापना जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहला तो ये ध्यान रखना कि 23 अगस्त को जो है इंडियन स्पेस डे मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। और इसरो जो है इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है भाई। कंप्लीट। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञान, जो है किसका ध्येय वाक्य है, तो यह डीआरडीओ का है। आपको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है भाई, कांगो नदी, लिम्पापो नदी, माही नदी, नील नदी। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजोन नदी। हाँ, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी है भाई। अगर आपसे यह पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सबसे बड़ी नदी, तो आप उत्तर हो जाएगा अमेजोन नदी। यह सबसे बड़ी नदी है। नील नदी का वरदान बोलते हैं मिस्र को। वैसे अब देखो यहां प्रश्न क्या पूछा है अपन से कि भूमध्य रेखा को 2 बार, ये रेखा कौन सी है, यह है 0 डिग्री अक्षांश। यह कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी जिसे अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली भूमध्य
रेखा, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी करक रेखा भाई, और ये हो गई आपके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा। तो जो करक रेखा को 2 बार पार करती है वो करती है माही नदी। कौन सी करती है भाई? माही नदी। और अपन से क्या पूछा है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी होगी? कांगो नदी भाई, ध्यान रखो आप लोग, कौन सी होगी? और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिम्पापो, लिम्पापो नदी भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो कांगो नदी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। ये अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पर, जो अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखो आप लोग, ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है ये करक रेखा और मकर रेखाएं कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, और जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मकर रेखाएं भाई। ये कहलाती है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। कंप्लीट। नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, लिखेंगे आप लोग। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, कादम्बनी गांगुली जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न तो यही बता दो आप, तो चलो डेट सहित बताना है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना मुंबई में, इन महाराष्ट्र में, किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेज अधिकारी था एक A.O. ह्यूम। ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछली बार आपके जीडी में पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करो देखे। तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू भाई, ध्यान रखो आप लोग, सरोजनी नायडू। और आपसे पूछा गया था कि 1947 जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी भाई, JB कृपलानी जी। और अगर आपसे पूछेंगे तो एक पूछ सकते हैं 1924 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा, कांग्रेस के जो माफी चाहता हूं 1938 ईस्वी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी ने बेलगांव की अध्यक्षता की थी। तो पूछ लेते हैं, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हुई है, पहली महिला राज्यपाल यही सरोजनी नायडू। कहां की बनी थी? यूपी उत्तर प्रदेश की भाई। तो एनी बेसेंट आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अनुमानित गायन अवधि। अरे यार ये तो बेहद नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रगान को पूर्ण संस्करण की कितने समय में गाया जाता है? 54 सेकंड, 52 सेकंड, 64 या 68? चलो आप राष्ट्रगान को छोड़ो, ये तो सबको पता है 52 सेकंड। चलो मैं बता देता हूं आपको, राष्ट्रगीत को गाने का समय कितना होता है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, वंदे मातरम। बताओ वंदे मातरम को गाने का समय कितना होता है? तब तक मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रगान जो कौन सा है अपना, जन गण मन, जो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में, किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से। और गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी, RNT रविंद्रनाथ टैगोर। और
जनगण मन को गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। साथ में ध्यान रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गाया गया है, आमार सोनार बांग्ला भाई, आमार सोनार बांग्ला, ये किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। अब हमसे बात करते हैं आपसे राष्ट्रगीत की, तो इसको गाने का समय है भाई 65 सेकंड, 65 सेकंड। और किसके द्वारा लिखा गया ये? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कंप्लीट। अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को भाई। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1991 में, 99 में, 2005 में, 2001 ईस्वी में? बताओ देखे। हाँ, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी भाई। बिस्मिल्लाह खान जी को जो भारत रत्न मिला था 2001 में, किसके लिए? शहनाई वादन के लिए, शहनाई के लिए 2001 ईस्वी में। आपको पता हो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है भाई। कितने लोगों को? 5। वो भी नाम याद रखना, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में कहलाते हैं। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तीसरा नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। और चौथा नाम आता है PV नरसिम्हा राव, पूर्व PM भारत। और चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व PM भारत, चरण सिंह जी। 5 लोगों को भाई ध्यान रखो आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक अब कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो पहले 48 थे, अब 53 हो गए हैं। और यहां यह भी ध्यान रखना है कब प्रारंभ हुआ था भारत रत्न, तो 1954 ईस्वी में। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, डॉक्टर CV रमन और C राजगोपालाचार्य जी को पहली बार 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। कंप्लीट। 2001 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 12 जुलाई को, 14 जुलाई को, 11 जुलाई को या 10 जुलाई को? तो विश्व जनसंख्या दिवस का तो भाई अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन विश्व में सबसे टॉप पे चल रहे हैं। तो 11 जुलाई आपका यहाँ राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत। और सेकंड पे कौन सा है? चाइना। अगर आपसे यह पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, बताओ, तो शहर है भाई टोक्यो। और मैं आपको पुनः बार बार कह रहा हूं, पिछली बार SSGD में जनगणना के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी SSC GD में आपके जनगणना के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे भाई। तो जनगणना का एक एक आंकड़ा आपको अच्छे से तैयार करना है। तो 11 जुलाई आपका यहां राइट आंसर हो गया है भाई। कंप्लीट है सभी के? ये लीजिए भाई, ओलंपिक के छल्ले में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? ओलंपिक में कौन सा रंग नहीं होता है, ये आपको बताना है भाई। गुलाबी रंग, नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, कुल कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं भाई। हाँ, 5 रंग महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। और ये जो छल्ले होते हैं, ध्यान रखो, इस तरह से बने होते हैं। देखो मैं आपको फोटो भी ऐसा ही थे, ये रहे देखो, इस टाइप से ओलंपिक का। तो एक तो हो गया कौन सा? नीला रंग, ये रहा। एक येलो पीला रंग, एक अफ्रीका ब्लैक रंग काला, एक हो गया आपका ग्रीन हरा, और एक हो गया आपके लाल रंग। तो गुलाबी रंग इसके अंदर नहीं होता है। देखो ये रहा गुलाबी, तो पिंक रंग नहीं होता है। 5 रंग होते हैं ओलंपिक के छल्ले में। ध्यान रखो आप लोग, जो ओलंपिक का जो
छल्ले बने होते हैं, उसमें 5 रंग। अच्छे से ध्यान रखना भाई, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ओलंपिक का जो छल्ला बना होता है उसमें कितने रंग होते हैं। आगे बात समझ में आपके? बहुत बढ़िया, बेहतरीन से भी बेहतरीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है भाई? उत्बी को, फिरदौसी को, अमीर खुसरो को या अलबरूनी को? फारसी का होमर किसे कहा जाता है भाई? फारसी भाषा का होमर तो उत्बी है, ये फिरदौसी जिसके द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया था, शाहनामा। अमीर खुसरो, ध्यान रखो आप लोग, जिसके द्वारा खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह ग्रंथ लिखा गया था। और अमीर खुसरो जो है ये, इसको उपनाम के रूप में बोलते हैं भारत का तोता, भारत का तोता। और भारत में खड़ी बोली का जनक इसे कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहते हैं इसे। और इसी के द्वारा कहते हैं कि तबला और सितार का आविष्कार किया गया था, तबला व सितार का आविष्कार। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। और प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, रविशंकर और विश्व मोहन भट्ट, पंडित रविशंकर और विश्व मोहन भट्ट। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अलबरूनी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तहकीक हिंद। बिल्कुल, तबला और सितार। और भारत में कवाली गायकी का जनक भी इसी को बोलते हैं। कवाली जानते हो ना, आपने देखा होगा दरगाह वगैरह होते हैं, वहां पर जो घुटने के बल बैठ करके जो है एक पक्ष और दूसरा पक्ष से, एक पक्ष गीत के माध्यम से प्रश्न करता है, दूसरा पक्ष गीत के माध्यम से उत्तर देता है। हाँ, तो कवाली ध्यान रखो आप लोग। अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है तहकीक हिंद, भारत की खोज, तहकीक हिंद। और यहां आपको ध्यान रखना है, फिरदौसी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने शाहनामा ग्रंथ लिखा। फिरदौसी, उत्बी, फारूकी, ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे भाई। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई? 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उसका जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। और यहां पर एक झील भी है, लोकटक झील, लोकटक झील, जिसे भारत की तैरती हुई झील कहा जाता है, तैरती हुई झील इसे कहा जाता है, लोकटक झील को। मणिपुर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और यहां के सीएम है एम बीरेन सिंह, एम बीरेन सिंह। हाँ, एम बीरेन सिंह। और यहां पर मणिपुर अभी काफी चर्चा में चल रहा है, इसलिए ध्यान रखना। मणिपुर की दो प्रमुख जनजातियां जो है कुकी और मैतेई, कुकी और मैतेई, ध्यान रहे आपको, जिनके द्वारा यहां पर भयंकर रूप से विद्रोह चल रहा है अभी। पर मणिपुर का एक मार्शल आर्ट भी है, मार्शल आर्ट थांगटा। थांगटा क्या होता है रे? जिसमें युद्ध कला का प्रदर्शन मार्शल आर्ट में किया जाता है। असम दिसपुर बिहू नृत्य सुनने ना अच्छे से, और क्षत्रिय नृत्य मिजोरम मिजो, होजपुरी त्रिपुरा, होजागिरी नृत्य महोत्सव, मणिपुर राइट आंसर है आपका यहां पर। नेक्स्ट, संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। क्या बात है, कितनी मस्त बात कही है।
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी भाई? आरती शाह है, उज्ज्वला रॉय, निशा मिलेट, कर्णम मल्लेश्वरी भाई। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिसे भारत की जल परी कहते हैं, क्या कहा जाता है रे? जल परी, आरती शाह है। जबकि कर्णम मल्लेश्वरी को उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं? पर द आयरन लेडी, द आयरन लेडी। अगर आपसे ये पूछे कि आयरन लेडी किसे कहते हैं, ओनली आयरन लेडी, तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जबकि द आयरन लेडी किसको बोलते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी को कहा जाता है। और जल परी हो गई, वैसे उड़न परी, उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। और उड़न परी पीटी उषा, जल परी आरती शाह है, और बाकी सब पापा की परी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आरती शाह है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। आरती शाह है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके साथ ही अपना आज का सेशन समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। आज स्टैटिक जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन थे ना, जो पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन थे सारे के सारे, तो आप लोग इनको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।